जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum, dear students. This is Rabia Zahid again, and today uh, we'll be discussing about parts of speech. This is the second week of your semester, and in this week we'll try to cover up all the 8 parts of speech. Things are, of course, nothing new about parts of speech, but I would try hard that we get a little acquainted uh, with this concept again. And most of the time, I would be asking your opinion and I would be maybe shooting some questions to you so that you can answer me back. अब हम स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स जो बहुत कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स जो हमारे होंगे जिसमें हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, एंड फॉर दैट मैटर दिस इज प्री रिक्विजिट कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक दफा रिवीजन हो. और उसमें विल ट्राई हार्ड कि हमारे जो मेजर कंसर्न्स हैं खास तौर पर जो देखने में आया है वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं, जो पार्शियल एडजेक्टिव और पार्शियल प्रोनाउंस होते हैं, उसमें काफी स्टूडेंट्स एरर करते हैं. और साथ ही साथ जो टाइप्स ऑफ कंजक्शन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे डिफाइन एक्चुअली कि क्लॉजेस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन से होते हैं. इसके साथ ही आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि जरूरी नहीं होता कुछ चीजें हम वक्त के साथ सीखते हैं तो हम उसके साथ स्टिक कर जाएं. अनलर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू. अगर कुछ चीजें हमारी वक्त के साथ हमें रियलाइज हो दैट प्रोबेबली द कॉन्सेप्ट वाज नॉट अ करेक्ट वन, तो हमें वो कॉन्सेप्ट अनलर्न करना पड़ता है और फिर जो नया कॉन्सेप्ट है वो रीलर्न करना पड़ता है. फ्रेज और क्लॉज को लेके यूजली व्हेनेवर वी टीच टू सेमेस्टर 1 स्टूडेंट, तो अक्सर देखने में आया है कि देयर इज अ कंटिन्यूस कंफ्यूजन अबाउट definition of a phrase and dependent clauses in particular. सो हम उस पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बर्ड्स आई व्यू हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेंगे. लेकिन साथ ही जैसे मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और कंजक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिस सेमेस्टर, कि जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस होंगे और क्लॉजेस और फ्रेजेस की जब हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द सेशन. I have written a note for you, and of course, I'll be sharing these PPTs with you as well. And I would expect कि आप इस नोट को खुद से पढ़िए. पूरी स्लाइड में से जितनी भी स्लाइड्स हैं, पूरा जो सेशन होगा उसमें से कोई एक स्लाइड भी आपने मिस आउट नहीं करनी. ठीक है? सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पेज केयरफुली. इसके अलावा जो भी एम्फोसिस जिन चीजों पे दिया गया है उसको जरूर करें. कोई टास्क स्किप ना करें. इफ देयर इज अ टास्क गिवन टू यू बाय द टीचर और उसके साथ कोई डेडलाइन भी है, तो इट इज एडवाइज्ड कि आप डेडलाइन का वेट किए बिना अपना टास्क कंप्लीट करें. और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर बने हुए हैं तो उसमें कोई भी आपको टास्क दिया जाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है या कोई भी मैसेज डिलीवर किया जाता है, डू एक्नॉलेज द मैसेज. उसकी दो उसके फायदे होते हैं. द टीचर आल्सो कम्स टू नो कि हु आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. यू नो, कुछ पैसिव लर्नर्स होते हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स होते हैं. सो आपकी एंगेजमेंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ the teacher also get acquainted with those students who are active learners, who are active participants. And of course, it makes a very good impression, particularly in the start of a semester. G. Of course, this is a list के parts of speech कौन से हैं. Okay, let's start with this. The very first
part of speech, which is the noun. So any naming thing is a noun. Uh, the dog was lonely for me. Love is a beautiful thing. The bakery has fresh baked goods and so on. नीचे एक लिंक भी दिया गया है. ये हाइपर लिंक्स मैंने कुछ स्लाइड्स में प्रोवाइड किए हैं. आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं to have a little more exercises on parts of speech. Okay. Caleb loves to play Nintendo's DS. अब एक गेम का जिक्र आया, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इसमें अ, दो नाउन इस्तेमाल हुए, एक नेम ऑफ द गेम एंड नेम ऑफ द कैरेक्टर हु इज प्लेइंग द गेम. तो इस तरह से हर डेफिनेशन के बाद एक अ, ये क्विज होगा, एक एमसीक्यू दिया जाएगा, ये आपने सॉल्व करना है. दिस इज द आंसर ऑफ कोर्स. Okay, there are certain handouts that certain pictures of a grammar that I have shared within these slides. और वो ग्रामर का जो रेफरेंस है वो ये है डायना हैकर की. मैंने इसकी तस्वीर शेयर कर दी है. दिस इज द 5th एडिशन. ऑफ कोर्स लेटेस्ट एडिशंस भी मौजूद है मेरे पास. ये हार्ड कॉपी में मौजूद है, इसलिए मैं ऐसे ही कंसल्ट करती हूँ फॉर द past several years. So you can go even for the latest editions if you can find them online. Okay, तो आपने अगर प्रॉपर और कॉमन नाउन की बात की जाए, तो इनमें से दो पिक्चर्स दी गई हैं. एक न्यूयॉर्क सिटी की है और एक डॉग है. डॉग का नाम नहीं दिया गया, जस्ट अ डॉग. सो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन कौन सा है, ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन वो होगा जिसमें एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए. जैसे कि सिटी का नाम है न्यूयॉर्क, तो दिस वुड बी प्रॉपर नाउन. और डॉग का नाम नहीं दिया गया. अगर डॉग का कोई नाम रख लिया जाए, कोई भी ABC डॉग, तो फिर वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा. अदर देन दैट दिस इज अ कॉमन नाउन. ओके, दिस इज द डेफिनेशन. अगर आपसे कहा जाए कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इन पे गौर करें. द काउ जंप्ड ओवर द मून. इसी तरह से we celebrated my birthday with great big chocolate cake. I ran 5,000 race or 5K race in town last week. This is a question for you. In the following sentence, what is the common noun? Sean cut the grass. Is Sean a common noun? Well, Sean is not a common noun because Sean is a proper noun. It's the name of a person. Is cut the common noun? Of course, cut is the verb. This is not a common noun. It's not a noun at all. Then we're left with the grass. Now, the grass is a common noun. So I'll be giving you such quizzes at every other slide. Here are certain examples of proper noun. I will not be investing much of the time on these slides since you're already much familiar with common and proper nouns. ये common noun कौन से होते हैं, proper noun कौन से होते हैं. Just revision लेकिन जरूर कीजिएगा इसकी. Okay, here is again an MCQ for you. इसमें आपने बताना है कि proper noun कौन सा है. ठीक है. And I would expect each one of you कि आप इसको सुनने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मेंशन भी करेंगे. ठीक है, अपने नाम के साथ आप इसका आंसर मेंशन करेंगे प्रॉपर नाउन्स का. इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? ही है, मैकिनर ब्रिज है, या वॉक्ड है. The answer is there that the name of the bridge is given, so it would be a proper noun. When it comes to the pronouns, as I told you that this is something very important because this is going to
reveal a lot about the upcoming stages of our lecture. A pronoun is a word that takes the place of a noun. जो noun की जगह पे इस्तेमाल होता है pronoun. Okay, so what we can do is we'll have to figure out all right, so we'll be talking about pronouns once again. So of course there are certain types of pronouns starting with person pronoun, then possessive pronoun, intensive or reflexive pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronouns, interrogative pronoun, reciprocal pronouns. So all you have to do is you have to go through uh, these slides along with these pages. Okay, the pages that I've shared with this grammar. From this grammar, please do go through these pages, and you can make certain sentences as well out of the examples that are given here. For example, if we talk about uh, this personal and possessive pronoun. See, in singular and plural, there are a series of pronouns given as personal pronoun, personal singular pronoun, and personal plural pronoun. I, my again, possessive pronoun. Singular is I, me, you, she, her. इसी तरह से जो प्लूरल है इसका वो we, us, you, they, them. अगर possessive की बात हो तो उसमें my, mine, your, yours, her, hers, his, its, ours, their, theirs. तो आपने क्या करना है, आपने जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं आज की क्लास में, जो इस सेशन में आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये कि आपने सारी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को जरा फुल एम्फोसिस के साथ इसको प्लीज देखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. इसमें आप जरा प्लीज देखिएगा कि कौन कौन सी टाइप्स गिवन है. इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इंटेंसिव को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं हम. आई होप यू कैन सी इट हियर. इंटेंसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Intensive pronoun emphasizes on certain things, and most of the time this is the subject that is being put a great emphasis on. The subject is the doer of the thing. For example, Emily is the subject. So if Emily has done something herself, then Emily is being put a great emphasis on. For example, Emily herself visited the museum. Emily म्यूजियम देखने खुद गई. ठीक है, सो एम्फोसिस किस पे है? म्यूजियम पे नहीं है, एमिली पे है. एमिली herself cooked breakfast for her husband. तो एमिली ने खुद बनाया नाश्ता. अब ना तो नाश्ते पे है एम्फोसिस, ना उसके हस्बैंड पे है. The great emphasis is given on the subject, the doer of the task. So that is called emphatic or intensive pronoun. If the action turns back on the subject, मिसाल के तौर पर एमिली ही काम कर रही है and action is turning back on her, तो उसमें फिर वो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव. क्या रिफ्लेक्स एक्शन हुआ सब्जेक्ट में. मिसाल के तौर पर मैं कहूं, अगर एमिली herself, Emily cut herself,
एमिली ने खुद को जख्मी कर लिया, ठीक है। सो एमिली इज द डूअर एंड एमिली इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जिसमें हमने एम्फोसिस देना है उसको एम्फेटिक कहेंगे। अब आपने अगर एक चीज नोट की हो, एम्फेटिक और इन रिफ्लेक्सिव दोनों में सेल्फ वाले वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोनाउंस। इफ यू कैन सी हियर, myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves, ये सारे सेल्फ्स वाले वर्ड हैं, ये सेल्फ वाले वर्ड हैं। दोनों में ही सेल्फ वाले वर्ड यूज होते हैं। शी कट हर सेल्फ, एमिली कट हर सेल्फ, और एमिली कुक्ड ब्रेकफास्ट फॉर हर हस्बैंड हर सेल्फ। दोनों में ही हर सेल्फ ही इस्तेमाल हुआ है, बट देर इज अ डिफरेंस that if the emphasis is being given on the subject, the doer, then it means this is emphatic pronoun. But if the doer is the receiver of the action as well, जो काम करने वाला है, action is turning back on the doer. जैसे कि uh, for example, there is a horse and the horse name is King. So अगर हम कहें that uh, the king kicked itself. So if we say the king kicked itself, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को हर्ट किया या खुद को किक लगाई। इसी के साथ साथ हम आज की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस को भी डिस्कस करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली यूजुअली एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये इनका मकसद क्या होता है कि क्लॉज जो आने वाला जुमला है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला हर क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सो दे इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज। प्लीज इसको जरा नोट कर लीजिए, द रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द होल क्लॉज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। 5 रिलेटिव प्रोनाउन हैं इंग्लिश में। अगर आपके पास इस पर कॉपी पेन है तो प्लीज उसे नोट कर लें। हु, whose, whom, which, that. I repeat, who, whose, whom, which, and that. There are 5 relative pronouns. और I repeat कि relative pronouns introduce a clause, और वो जो clause produce करते हैं, अगर वो एक clause है, अगर वो clause को introduce कर रहे हैं तो वो पूरा clause dependent clause होगा, which also functions as an adjective in a sentence. The whole clause actually functions as an adjective. Okay, I think that this session should come to an end here. अगले सेशन पे अब हम चलते हैं सेकंड सेशन में। बाकी जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं हम उसमें कवर करेंगे। और रिमेम्बर के इन सेशन के बाद जो आपका टास्क है फॉर द अपकमिंग वीक, वो होगा कि आपने प्रोनाउंस की टाइप्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। यू कैन आई विल आल्सो शेयर सम एक्सरसाइजेस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आप उन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कर सकते हो टू हैव अ बेटर कमांड ऑन प्रोनाउंस। Okay, so these recorded lectures might be a little something new for you. It might take a little while to get comfortable with it or with each other, but it's all right. Feel free to drop any query, and I'm always there for you. Let's meet you in the next session. Uh, this is all for this session now. Thank you.